नमस्कार। आज एक खबर लेके आए हैं हम, सत्यमेव जयते। सत्य हमेशा जीतता है भाइयों और मेरे दोस्तों। जिन लोगों ने मुझे सपोर्ट किया, सुमित जी को सपोर्ट किया, हम लोगों ने एक बात पिछली बार पिछले प्रोग्राम में, उस प्रोग्राम का पूरा लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, आप उसे देख सकते हैं। हमारे यहाँ एक जनाब है ग्रैंड मास्टर शिपू जी। मैंने जो चीनी सैनिकों की पिटाई हुई थी, इंडियन आर्मी ने जो पिटाई की थी, उसका वीडियो डाला था, जिस पर मेरे ऊपर कॉपीराइट डाला था ग्रैंड मास्टर शिपू जी ने। वो ग्रैंड मास्टर शिपू जी, मैं मानता हूं देशभक्त हैं, लेकिन वो उन्होंने कॉपीराइट डाल के मुझे बोला था कि इस वीडियो को हटा दिया जाए, जबकि मैंने वो वीडियो पहले डाला था, उन्होंने बाद में डाला था। आज उन्होंने वो वीडियो का कॉपीराइट वापस ले लिया। मैं उनके अंदर जो चेतना आई है उसको सलाम करता हूं, भले ही 15 दिन बाद आई, लेकिन आई। मैं उनसे मेरे सवाल जो थे, इस वीडियो में मैंने पूछा है, ये मेरे सवाल जो थे वो उनका जवाब मुझे अब तक नहीं मिला। कि मैं भारत की बात सुनाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। ग्रेट मनोज कुमार ने बोला था, मैं उनका क्या बोलते बोलते हैं छोटा सा, उनके सामने छोटा सा आदमी हूँ। मैं अगर बोल रहा हूं या मैं वो वीडियो दिखा रहा हूं जिसमें इंडियन सेना ने, भारतीय सेना ने, वीर भारतीय सेना ने चीनी सेना को पीट पीट के भगा दिया, जो हमारी जमीन पे घुस रहे थे, नापाक इरादे रख रहे थे, उसको हटाने के लिए शिपू जी ने मुझसे बोला क्यों? बहुत सारे लोगों के कमेंट्स है, इस वीडियो पे 2 लाख के आसपास पहुंच चुका है ये वीडियो। और बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कि शिपू जी ने गलत किया, शिपू जी, बहुत सारे लोग फैन भी थे शिपू जी के जो उनसे नाराज हुए। मेरा क्वेश्चन बनिए, मैंने उसे ट्विटर पे डाला, शिपू जी को टैग करके डाला। उसके बाद शिपू जी ने बहुत सारे ट्वीट्स भी किए हैं, उस पे उस वीडियो को देखा भी है। मैंने यूट्यूब पे भी टैग किया, लेकिन एक जवाब नहीं आया कि उन्होंने मुझे ये वीडियो हटाने के लिए क्यों बोला। साथ में मेरे एक दोस्त है धर्मेंद्र चौधरी, धर्मेंद्र चौधरी न्यूज नाम से उसका यूट्यूब चैनल चलता है, बड़ा अच्छा चैनल है। धर्मेंद्र चौधरी को भी उन्होंने दिया ये कॉपीराइट कि हटाइए इसे। क्यों दिया? मुझे अकेले को दिया हो तो मैं मानता कि गलती से हो गया, नहीं, सबको दिया गया था। दोनों से हटा लिया, धर्मेंद्र चौधरी से भी हटा लिया, मुझसे भी हटा लिया। ये कोई बात मुझे समझ में नहीं आई। हम मैं हूं, सुमित जी सामने बैठे हैं, सुमित पीर साहब, इनको अब कौन नहीं जानता है। सुमित जी सामने बैठे हैं, हम लोग बैठे होते हैं, बहुत पढ़ते हैं, बहुत आर्टिकल्स पढ़ते हैं, किताबें पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर्स पढ़ते हैं, लोगों से बात करते हैं, अंदर की खबर निकालते हैं, तब जाकर के हम चाइना का, पाकिस्तान को वो नैरेटिव तोड़ पाते हैं। सिप्पू जी तो अपने स्टूडियोज में बैठे होते हैं, इन्हें तो बागी 3, बागी 2, बागी 1 फिल्मों में काम कर रहे हैं। इन्हें तो किसी नैरेटिव को तोड़ना नहीं है, तो ये दूसरे को बोल सकते हैं कि चाइनीज आर्मी की पिटाई का वीडियो हटा दीजिए आप। लेकिन आंसर अब तक नहीं आया मेरे पास। इस आंसर के लिए मैं, मेरे साथ सुमित जी हैं, सुमित पीर साहब सर। पहली चीज, पहले तो बहुत बहुत स्वागत आपके हमारे शो में। पहली चीज सर, कि ये लोग, इससे पहले तो हम चाइना, पाकिस्तानी लोगों का नैरेटिव तोड़ते थे, वो लोग चाहते थे कि ऐसा वीडियो ना लगाया जाए। इस बार हमारी कंट्री के अंदर से कोई आदमी बोल रहा है कि ये वीडियो मत दिखाइए, आप हटाइए इसे आप। कैसा लगता है? देखिए रोहित भाई, जो सीसीपी है, सबसे पहले तो आपको आभार, नमस्कार सभी दर्शकों को साधुवाद। देखिए, जो सीसीपी है वो बिलीव करता है टोटल वॉरफेयर में। टोटल वॉरफेयर होता है 360 डिग्री वॉरफेयर, जिसमें इंफॉर्मेशन वॉरफेयर से लेके नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर से लेके बायो वॉरफेयर हर चीज होता है। और सबसे पोटेंशियल वेपन जो है वो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है। इंफॉर्मेशन एक ऐसी चीज है जिससे आप आदमी का मनोबल तोड़ देते हो, जिसमें आप उसके दिमाग पे कंट्रोल करते हो। ये जो हम कर रहे हैं, ये हम चाइनीज और पाकिस्तानी प्रोपोगंडा को तोड़ने का काम करते हैं। मेरे पास कहीं से बेस्ड इंफॉर्मेशन आती है, कई लोगों से मैं पता करता हूँ, कई मेरे कॉन्टैक्ट्स जिन पे करता हूँ। आप जानते हैं दिन में मैं कितने शो करता हूँ। और मेरा कोई कमर्शियल इंटरेस्ट है नहीं, मेरा इंटरेस्ट होता है कि प्रोपोगंडा को तोड़ना। हम पूरा रिस्क लेके काम करते हैं, पूरी मेहनत से काम करते हैं, बड़े बड़े लोगों का पर्दाफाश करते हैं जो बहुत पावरफुल है। आप एलॉन मस्क की बात कीजिए, किसी की भी कीजिए, सबके बारे में बोला हमने। ये जो हम काम करते हैं केवल देश के लिए करते हैं, अपने भाइयों पे जागृति बढ़ाने के लिए करते हैं। दुख जरूर होता है जब हमारे देश के अंदर से हमें विरोध मिले। बाहर से विरोध मिले वो तो समझ आता है, हम्म, उनका तो हम है। अंदर से जब विरोध मिलता है इसका दुख होता है। और मैं हम्म, यही अब चाहूंगा कि ये आखिरी हो, इसके बाद ना हो। क्योंकि हम अपने लिए कोई काम नहीं करते, हमारा कोई अपना फायदा नहीं है, हम आपके लिए, सबके लिए काम कर रहे हैं। हम देश की बात करते हैं, देश सर्वोपरि है, नेशन फर्स्ट, ये हमारा मानना है। सबसे ऊपर है देश। ये भारत भूमि जो है ना, ये हमारी धरती नहीं है।
हम मानते हैं हमारी दो माँ है, एक है जिसने हमें जन्म दिया, दूसरी है भारत माता। तो मेरे जितनी अपनी माता के लिए सम्मान है, जो स्नेह है, वही भारत माता के लिए, और उसी भारत माता के लिए लड़ते हैं। भारत माता की आन बान शान पे कुछ भी होगा तो हम चुप नहीं रहेंगे, रहना भी नहीं चाहिए। और मैं यही अपेक्षा करूंगा कि भारत माता के जितने भी सुपुत्र हैं, जितनी भी पुत्रियां हैं, जो भी हमारे देशवासी, वो एकजुट रहे, क्योंकि हमारे दुश्मन बहुत हैं। आपस में लड़ने का, आपस एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाने का टाइम नहीं है, क्योंकि ये चीज नुकसान तो ज्यादा नहीं करती पर दुख बहुत करती है, मनोबल तोड़ती है। सबसे इंपॉर्टेंट है मनोबल। मनोबल टूटता है तो कुछ भी नहीं बचता, लड़ने की क्षमता ही खत्म हो जाती है। और अगर लड़ने की क्षमता खत्म हो गई तो समझिए दुश्मन विजय हो रहा है। ये फैसला आपको और मेरे को करना है कि क्या हम हमारे दुश्मन को विजय होने देंगे या नहीं देंगे। फैसला आपका है, दिमाग आपका है, जिंदगी आपकी है, और देश प्रेम भी आप ही का है। राइट राइट, बिल्कुल सही। और साथ में सर, हम लोग सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे 11 बजे तक बैठे हुए काम कर रहे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं, ताकि कल हम स्टूडियो में उन पाकिस्तानियों को जो कि फैल्स नैरेटिव फैलाते हैं उनको जवाब दे पाए। मैं देता हूं, आप देते हैं, और कई हमारे भाई बंधु देते हैं। ये शिपू जी तो नहीं देते ना, शिपू जी को तो ये काम करना नहीं। जो एक वीडियो सामने आया, ऐसे तो बॉर्डर पे बहुत बहुत सारी लड़ाइयां होती है, बहुत सारी स्कैमेशें होती हैं, हर एक का वीडियो सामने नहीं आता। बड़ी मुश्किल से बिरला एक वीडियो आया, उसको भी आपने हटाने के लिए बोल दिया। मुझे ही नहीं बोला, मुझे बोला होता मैं मानता गलती हुई। सारे लोगों को आपने कॉपीराइट दे दिया कि सब हटे। धर्मेंद्र चौधरी को भी आप देंगे, बाकियों को भी आप देंगे, और उसके बाद हटाने के लिए बोलेंगे। ये कौन सी देशभक्ति? मैं इस देशभक्ति को नहीं मानता, और मैं इस पे सीरियस ऑब्जेक्शन। शिपू जी के लिए मैं बहुत इज्जत रखता हूँ, नो डाउट अबाउट, वो देशभक्त है, मैं मानता हूँ, लेकिन इनका ये काम मेरे दिल को चीर गया। अगर आप काम कर रहे होंगे, कर रहे हैं, आपको बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ठीक है, वो बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं शिपू जी नहीं देशभक्ति वाला काम नहीं कर रहे हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं कर रहे हैं। मैं सब पे नहीं जाता हूँ, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि जहां पे देश का काम है, जहां पे भारत माता का काम है, वह काम होना चाहिए। सर आप भी तो, मैं रात को 3 बजे आपको कॉल करता हूँ, आप जगह होते हैं, आप भी आर्टिकल पढ़ रहे होते हैं। इसमें इसमें कोई वो नहीं। इस समय भी हमने रात को 3-3 बजे फोन शो रिकॉर्ड किया, क्यों? सुबह 6 बजे एक खबर ऐसी है जो जानी है, और सुबह 6 बजे जानी है, इसलिए हम रात को 3 बजे उठ के आप काम कर रहे होते हैं। आप लोग, हम लोग, और हमारा हमारा कोई कमर्शियल इंटरेस्ट, ठीक है, इसमें कमर्शियल इंटरेस्ट कभी कभी आए भी, चलिए मैं मानता हूँ यार कमर्शियल इंटरेस्ट आ भी जाए, लेकिन काम क्या हो रहा है? देश के देश के फेवर में एक नेगेटिव प्रोपोगंडा जो कि पाकिस्तान की आईएसआई की तरफ से या पाकिस्तानियों की तरफ से, वो लाहौर में बैठे जर्नलिस्ट की तरफ से हो रहा है, या वो बीजिंग में बैठे जर्नलिस्ट की तरफ से हो रहा है, या बीजिंग के चंपू, बीजिंग के जो यहाँ पे लोग हैं एजेंट्स, वो यहाँ पे बैठ के कर रहे हैं। उस बहुत सारे बैठे हैं यहाँ पे, वो सारे के सारे यहाँ बैठ के कर रहे हैं। उस एजेंडा को हम फ्लॉप करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। कोई नहीं हमारे पास, कोई हमारे पास बहुत बड़ी टीम नहीं है, हम भी काम करते हैं। बट देन इसमें अगर हमारा ही अपना एक कोई आदमी जिसको हम देशभक्त परसीव करते हैं, वो ये बोलता है कि इस वीडियो को हटा दो, तो सर दुख तो होता है। अब यहां तक बात, बीजिंग किस तरीके का नेगेटिव प्रोपोगंडा करता है ये सबको पता है। आप तो रह चुके हैं ना सर वहां पे, किस तरीके का नेगेटिव प्रोपोगंडा करता है, और सबको पता है। अभी और भी मैं आऊंगा इस पे कि चाइना ने कोविड की क्या पोजीशन है, और चाइना ने कोविड के ऊपर क्या रेस्ट्रिक्शंस हटाई हैं और क्यों हटाई हैं, किस तरीके का प्रोपोगंडा चल रहा था। उससे पहले हम स्टार्ट करेंगे अपने इस डिस्कशन का। हालांकि मुझे मुझे इस चीज की खुशी है, मैं धन्यवाद बोलना चाहूंगा शिपू जी को कि उन्होंने कॉपीराइट हटाया। देर आया दुरुस्त आया। मैं आपको एक 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 छोटा सा फलसफा देना चाहूंगा शिपू जी। सर, देशभक्ति के नाम पे जब देशभक्ति का काम हो रहा है, कोई पर्सनल छोटा मोटा इंटरेस्ट सामने नहीं आता है। जब देश का काम हो रहा है, देश हमारा पहले है। मैं और आप देश की वजह से, ये देश नहीं होता तो मैं और आप भी नहीं होते। हमारे ऊपर कुछ फॉरेन के लोग, चाइनीज होते या पाकिस्तानी होते, वो मुसल्लत होते, वो खड़े होते हमारे ऊपर, और हमें ऑर्डर कर रहे होते कि तुम्हें ये काम करना पड़ेगा, और हम करते। सिर्फ उसी सेना के, जिस सेना का वीडियो, जिस सेना की बहादुरी का वीडियो आपने हटाने के लिए बोला था, उसी सेना की बहादुरी की वजह से, उसी सेना की वजह से आज मैं और आप सिर उठा के घूमते हैं गलियों में। वो लोग रात में जगते हैं, जिसकी वजह से मैं और आप, मैं और शिपू जी रात में आराम से सो पाते हैं। उनका वीडियो हटाने के लिए, ये चीज मुझे शिपू जी से उम्मीद नहीं थी। खैर सर, आते हैं सर, ईरान, इसराइल, अमेरिका, एक ट्रायंगल बना हुआ है। इसराइल ने बोला कि हम ईरान के न्यूक्लियर वेपन्स को तोड़ने के लिए तैयार हैं, अगर हैं तो। न्यूक्लियर जो उनके इंस्टैब्लिशमेंट्स हैं,
और ईरान ने बोला कि तेल अवीव नहीं छोड़ेंगे और साथ में किसी और चीज को बख्शेंगे नहीं। ये कौन सी वॉर चल रही है सर? देखिए रोहित भाई, ये लास्ट शो में हमने जो हमारा लास्ट गया था तब मैंने बोला था कि ईरान जो है रेटरिक बढ़ाएगा, क्योंकि ईरान के पास रेटरिक बढ़ाने के अलावा चांस नहीं है। करीब 30% इन्फ्लेशन है, इकोनॉमिक आउटलुक पिछले 5 साल से नेगेटिव है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है, डिप्लीटिंग फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, तेल ईरान का कोई खरीद नहीं रहा, चाइना तेल खरीद रहा था वो भाग गया है, यूएस खरीद नहीं सकता, भारत पे रेस्ट्रिक्शन लगे हैं, कुछ कुछ बात चल रही है। तो जो तेल का मार्केट ओवरऑल है वो ठंडा हो रहा है, दिक्कतें हो रही है। आपको याद होगा जब कासिम सुलेमानी को मारा था तो इस ईरान ने एक लाल मस्जिद पे कोई लाल झंडा चढ़ाया था, कहते भाई लाल झंडा इस एक्ट ऑफ वॉर, अब अमेरिका की ईंट से ईंट बजाएंगे। मैं एक राष्ट्रीय टीवी चैनल पे बैठा था तो मुझे एक रिपोर्टर पूछ रही है, हमारी बहन जी कह रही है कि सर वर्ल्ड वॉर होगा। मैंने कहा जितना ईरान का जीडीपी नहीं उससे ज्यादा यूएस का डिफेंस बजट है, वॉर इक्वलों में होती है। तो अब ये लाल झंडा चढ़ाने से कोई लड़ाई वड़ाई नहीं होती। ईरान की आदत है रेटोरिक कराना, ईरान की आदत है रिलीजन को लाना, ईरान की आदत है चीजों को लाना। आज आईडीएफ के चीफ ने क्या कहा, आज आईडीएफ के चीफ का बयान इतना दिख गया कि ईरान हिल गया। आईडीएफ के चीफ ने बोला कि भाई हमारे पास कैपेबिलिटी है, दो इंपॉर्टेंट चीजें डिस्क्लोज की जो मैं शुरू से कहता था, कह रहा हमारे पास कैपेबिलिटी है ईरान का सारा यंत्र तंत्र जो भी एटॉमिक है उसको बर्बाद करने की, हमने प्रैक्टिस की है, वी आर फुली प्रिपेयर्ड, ठीक है। और उसने बोला जो ईरान की कोशिश थी हिजबुल्ला पार्ट 2 खड़ा करना इधर उधर और हिजबुल्ला को स्ट्रेंथन करना, हर वीक एक छोटी लड़ाई होती है, हर वीक एक छोटी लड़ाई, एक छोटा ऑपरेशन होता है, और उनकी उनकी जो कैपेबिलिटी उनको ध्वस्त किया जाता है। तो जो मैं हमेशा कहता था इजराइल इज एट कांस्टेंट वॉर, ये प्रपोजन आज सच हो गई, आईडीएफ के चीफ कहते हैं। और दूसरा उन्होंने क्या कहा कि हमारे एलाइज हैं। अब ईरान का जवाब क्या आता है, ईरान का जवाब आता है कि आप आओगे हमारे उस पर हटाने के लिए, हम यहाँ से जी कुछ हमारे पास ये मिसाइल है, ये मिसाइल है, पर इन्हें ये नहीं पता कि जो बेस्ट वन ऑफ द बेस्ट मिसाइल इंटरसेप्टर है आयरन ड्रोन, वो इनके पास है, पेट्रियट आयरन इसराइल के पास है। और इसराइल के पास क्या नहीं, बहुत सी टेक्नोलॉजी ऐसी हो जो हमें पता नहीं होगी। और ये बोल रहा है ईरान कि ईरान के साथ दुनिया में कोई नहीं खड़ा, जबकि इसराइल के साथ पूरा नेटो खड़ा है, इसराइल के साथ पूरा यूएस खड़ा है, इसराइल के साथ पूरा यंत्र तंत्र खड़ा है। ईरान कहता कि जब तुम्हारे जहाज जाएंगे तो वहां पे जो एयरबेस बची नहीं होगी मुड़ा देंगे। मुझे बताइए क्या एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं होते दुनिया में? और आपके पास अगर मिसाइल है तो इसराइल ने क्या चूड़ियां पहनी है? एक इसराइल ने अकेले पूरे अरब देशों को ठोक दिया था, ये भूल गए, पूरे ठोक दिया था। इसराइल के नाम से डर लगता। मैं एक बार एक जॉर्डन गया था तो मेरा एक बंदा था, तो उसके घर में मैंने एक क्लाशनिकोव देखी, जॉर्डन ही था। मैं कहा ये किसने रखी है? मैं कहा इसका करते क्या हो? कहता कभी अगर यहूदियों ने हमला कर दिया तो, सुनिएगा, कभी अगर यहूदियों ने हमला कर दिया तो। मैं कहा अबे जब करेंगे तब देखेंगे। मैं कहा कभी यूज किया? कह रहा नहीं, कह रहा क्लाशनिकोव 30 साल भी ऐसी रहती, 30 साल भी चलाओ ये चल जाएगी। मैं कहा अच्छा, ये डर है जनमानस के दिमाग में, यहूदियों ने हमला कर लिया। मुझे ये ईरानी ना ये कॉमेडियन लगते हैं। इनकी इकोनॉमी में दम नहीं, इनकी सेना में दम नहीं, इनके हथियार में दम नहीं, इकोनॉमी के बाजे बड़े पड़े। कह रहा हम इसराइल को नेस्तो नाबूद कर लेंगे, जिस दिन इसराइल आएगा ठोक के निकल जाएगी, देखते रह जाएगा, कोई मिसाइल विसाइल नहीं चल रहे इनके। लाल मस्जिद में झंडा लगाने से रोहित भाई कोई युद्ध नहीं जीतते, ये कोई तलवारों की लड़ाई नहीं, तलवारों फरसों और भालों की लड़ाई नहीं है, कौन कितना बहादुर है। आज टेक्नोलॉजी की लड़ाई है, इनको समझना चाहिए। और इसराइल के साथ पूरी आधी दुनिया है, यहूदियों ने पूरी दुनिया पे कंट्रोल कर रखा है। एक माई का लाल नहीं जो इसराइल के खिलाफ बोल देगा। हाँ ये जिहादी पाकिस्तानी जरूर बोलेंगे कि इनको पता है बोलना करना कुछ नहीं है। अगर आज पाकिस्तानी आर्मी को बोलो ना इसराइल के सामने खड़े हो जाओ, खड़े होने की औकात नहीं है इनकी, नहीं खड़े होंगे। तो ये मैं देख रहा हूँ, ये जो नाटक चल रहा है कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, ये अमेरिकन पावर, अमेरिकन फायर पावर, ये सब एलाइज को भूल रहे हैं। और इसराइल का दोस्त अमेरिका भी है, इसराइल का दोस्त रशिया भी है, इसराइल का दोस्त इंडिया भी है, इसराइल का दोस्त चाइना भी है, ये भी भूल रही है। दे हैव नो आइडिया। और ईरान का कोई दोस्त नहीं है। पता नहीं ये अकड़ कहाँ से आ जाती है, जो मानसिकता है ये कहाँ से आ जाती है। और ये मानसिकता ना मैं देख रहा हूँ हर देश में, पूरे 57-58 मुल्कों में प्रचलित है। क्यों प्रचलित है मुझे नहीं पता। हाँ हम ये कर देंगे जी, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हमारे पास ये है, हमारे पास वो है। भाई सामने वाले भी तो कुछ रखते हैं। ये अब इस मानसिकता से लड़ नहीं सकते रोहित भाई। राइट राइट, इस मानसिकता। अच्छा, एक चीज और आई है इंटरनेशनल एरिना पे ही, इंडिया के लिए बहुत अच्छी खबर बोलिए या बहुत खराब खबर बोलिए, जो भी, जेलेंस्की
यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी से बोला कि भाई आप ही मीडिएट कर सकते हो अब इस वॉर को, और मीडिएट करके बचाइए। नो डाउट कि प्राइम मिनिस्टर मोदी की एक पर्सनल कैरिस्मा भी है, या बोलिए पर्सनल अपील है। इंडिया का एक इंडिया का एक क्लाउड बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है, बना हुआ है, कुछ प्रीवियस गवर्नमेंट्स की वजह से, कुछ प्राइम मिनिस्टर मोदी की वजह से, कुछ जयशंकर साहब की वजह से। लेकिन मोदी एंड इंडिया बोथ आर अ डेडली कॉम्बिनेशन। और ये डेडली कॉम्बिनेशन अब उस लेवल पे आ गया है जब सुपर पावर लड़ रहा है, रशिया और यूक्रेन, चारों ओर से फेल होने के बाद इंडिया से बोल रहा है मोदी जी आप ही बचा सकते हो। बिल्कुल सही बोला रोहित भाई आपने। ये इंडिया के सुपर पावर स्टैचर को, जो इंडिया सुपर पावर इन मेकिंग, उसको दर्शाता है। जहां P5 कुछ नहीं कर पा रहा, जहां B4 कुछ नहीं कर पा रहा, जहां क्वाड कुछ नहीं कर पा रहा, जहां नेटो कुछ नहीं कर पा रहा, जहां यूनाइटेड नेशंस फेल है, जहां WHO फेल है, जहां I2U2 फेल है, वहां आखिर में आपको सनातनियों की शरण लेनी पड़ी। मैंने आपको पहले ही बोला था, मैंने कहा अगर इस युद्ध का कोई फैसला करेगा तो हम सनातनी ही करेंगे। देखिए, दो क्रिश्चियन कंट्रियों के बीच में युद्ध चल रहा है, दोनों क्रिश्चियन कंट्री है, और शरण में किसके गए? महादेव के भक्तों के शरण में आए, महादेव के भक्तों के, आप बचा लो। क्योंकि मोदी जी ने पहले कहा था इट इज एरा ऑफ पीस नॉट वॉर। मैंने तब भी आपको बोला था, बेंजामिन नेतन्याहू साहब ने बोला था कि आई माइट बी आस्क्ड टू मीडिएट। मैंने, रोहित भाई आप पुराने वीडियो निकालिएगा, मैंने बोला था कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर कहीं मीडिएशन की बात आएगी सिर्फ मोदी जी पे आएगी, और दुनिया में ऐसा कोई लीडर नहीं है जिसकी इतनी औकात हो, भारत को छोड़ के ऐसा कोई देश नहीं जिसकी औकात हो मीडिएट करने की। आप देखिए, कहा हमें फ्रेजाइल 5 पे छोड़ गए थे गोरे, कहा $45 ट्रिलियन यहाँ से चूज, कहा हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी 40 साल भी नहीं थी, कहा हमारी लिटरेसी 20 साल भी नहीं थी। 75 सालों में ऐसा जादू कर दिया कि आज दो क्रिश्चियन देश लड़ रहे, एक सुपर पावर लड़ रहा है। आज अमेरिका के पास नहीं जा रहा कोई, बाइडेन के पास नहीं जा रहा कोई, आज शी के पास नहीं जा रहा कोई, आज मैक्रॉन के पास नहीं जा रहा, ऋषि सुनाक के पास भी नहीं जा रहा, ओलाफ के पास भी नहीं जा रहा, जा रहे किसके पास? मोदी जी के पास। सर आप चलो, अगर आप में कर्म की शक्ति हो तो आपका वर्चस्व दुनिया में कोई नहीं रोक सकता। आपका वर्चस्व बढ़ेगा, आपका सामर्थ्य बढ़ेगा, क्योंकि आपके अंदर सात्विक शक्तियां, आपके अंदर तमस्या रजस नहीं है, ये दर्शाता है। और आपकी बार रोहित भाई यही नहीं, G20 की प्रेसिडेंसी हमारे पास है, SCO की प्रेसिडेंसी हमारे पास है, और ज़ेलेंस्की ने, अब पीछे ज़ेलेंस्की का एक मंत्री ट्वीट कर रहा था कि भाई रशिया यूक्रेन के लोग मर रहे हैं और आप रशियन तेल खरीद रहे हो। मैंने उसे कहा था, मैंने कहा तुम क्या कर रहे हो? मैंने उसे डायरेक्ट ट्वीट किया था, मैंने कहा तुम वेस्ट की लड़ाई लड़ रहे हो ऑन योर सॉइल एंड योर ब्लड। और अब डर कहाँ लगा? देखिए डर कहाँ लगा उसको। जो बाइडेन ने बोल दिया मैं 47 बिलियन का सामान भेज रहा हूँ। जो बाइडेन की मंशा क्या, कोई भी मरे, व्लादिमीर ज़ेलेंस्की मरे या व्लादिमीर पुतिन मरे, फॉर एग्जाम्पल एक रशियन एक यूक्रेन, क्या फर्क पड़ता है? उसके लिए रशिया को, रशियन कॉन्टिनेंट को वीक करने का काम हो गया, यूरोप रिसेशन में आ गया, ठीक है। जितना रशिया का गैस कम हुआ उसका उतना गैस अमेरिकन कंपनी ने रिप्लेस किया 10 गुना कीमत पे। हथियार कौन बेच रही है? हथियार बेच रही डेमोक्रेट्स की कंपनी है। सुनिएगा, ये राउंड टिपिक ऑफ मनी। हथियार बेच रही डेमोक्रेट्स की कंपनी है। जो बाइडेन क्या कह रहे हैं? जो बाइडेन कह रहे हैं जी मुझे ना $1.7 ट्रिलियन चाहिए, बस छोटा सा पैसा, $1.7 ट्रिलियन चाहिए यूएस ट्रेजरी से। उसमें क्या करूंगा? 47 से $45 बिलियन के हथियार दूंगा ज़ेलेंस्की को। ज़ेलेंस्की किससे हथियार खरीदेगा? डेमोक्रेट से। हथियारों का बिजनेस कंट्रोल है डेमोक्रेट से। तो राउंड ट्रिपिंग ऑफ अमेरिकन पैसा और अमेरिकन टैक्स पेयर का पैसा यूक्रेन से होते हुए वापस डेमोक्रेट्स की जेब में जा रहा है। और आपको पता है यूएस की हालत, यूएस की हालत अभी है, यूएस को 10 से 20 ट्रिलियन लगाने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में। यूएस का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर डिप्रिशिएट हो चुका है, एंड एवरी ईयर फॉर नेक्स्ट 10 years दे हैव टू पुट $1.7 ट्रिलियन। अभी मेरा आकलन जो कहता है, मेरा एस्टिमेट कहता है रोहित भाई, मतलब आप सुनिएगा, दे नीड टू पुट $20 ट्रिलियन इन देयर इंफ्रास्ट्रक्चर इन नेक्स्ट 10 years। या अभी डालना पड़ेगा, और क्योंकि इनका इंफ्रास्ट्रक्चर इनका सारा डिप्रिशिएट हो सकता है, और हर साल $1.7 ट्रिलियन डालने हैं। $1.7 मांगे हैं जो बाइडेन ने, किससे? ट्रेजरी से। सुनिएगा, यही कहानी खत्म नहीं होती। अगले साल के एंड तक मेरा जो आकलन है, यूएस का क्यूमुलेटिव डेट होगा करीब करीब $34 ट्रिलियन होगा। ये चाइना से बहुत पीछे नहीं रहेगा, चाइना 45 पे, $34 ट्रिलियन। अगर ये $34 ट्रिलियन का डेट चाहिए आपको, 10-20 ट्रिलियन इंफ्रास्ट्रक्चर में चाहिए,
$20 ट्रिलियन इंफ्रास्ट्रक्चर में चाहिए और $1.7 ट्रिलियन आपको हर साल लगाने हैं, तो इसका मोटा मोटा मतलब है डेज ऑफ अमेरिकन सुप्रीमेसी आर गॉन। इस चीज को दोनों भाप गए, इस चीज को रशिया भी भाप गया, इस चीज को यूक्रेन भी भाप गया, इस चीज को चाइना भी भाप गया, इंडिया तो भापा होगा। और अब एक और बात देखिए, चाइना का 14 ट्रिलियन की इकोनॉमी पे सेल्फ सस्टेनिंग नहीं है, इंटरनल कंज्यूमिंग नहीं है। इंडिया 4 ट्रिलियन पे सेल्फ सस्टेनिंग और इंटरनल कंज्यूमिंग है। इंडिया में कोई रिसेशन नहीं है बिकॉज वी हैव बीन ऑलवेज इंटरनल कंज्यूमिंग इकोनॉमी। बाकी सब कंट्रियों में रिसेशन है। हमारा फूड इन्फ्लेशन अभी 6% से नीचे आ गया, 7% से नीचे आ गया, 6% से नीचे आ गया। मैं आपको कह रहा हूं, अगर आप कोई भी पैरामीटर उठा के देखिए, इंडिया का सितारा गर्दिश में, इट्स ऑन द राइज। नोबडी कैन स्टॉप द राइज ऑफ इंडिया। और एक और चीज याद रखिए, इस सब को देखते हुए ज़ेलेंस्की को कहीं ना कहीं लग रहा है यार अमेरिका पे सट्टा लगाना ठीक नहीं है। चाइना डूब रहा है, अमेरिका पे सट्टा लगाना ठीक नहीं है। रशिया तुम्हारा दुश्मन है, बचा कौन? बिग फोर में से बचा कौन? तो आना पड़ेगा ना मोदी जी के, कि मोदी जी चरण स्पर्श तो करना पड़ेगा ना, अष्टांग प्रणाम तो करना पड़ेगा ना। वही देखिए 4 दिन पहले मिनिस्टर क्या कह रहा था, ज़ेलेंस्की कह रहा मैंने खुद फोन किया, अपनी शर्तें रखी। यूनाइटेड नेशन नहीं गया, वहां जाके जहां थालियां पीट रही थी ना ऐसे, वहां नहीं गया और कहीं नहीं गया, P5 में भी नहीं गया, यहाँ आया। रोहित भाई, इससे बड़ा कोई आपको निशान मिल सकता हमारे वर्चस्व को बढ़ने का? इसका मतलब है दुनिया के पटल पे बड़ी सी बड़ी परिस्थिति में जिसने दुनिया को जकड़ रखा है, जो जो संकट मोचन का काम करेगा वो भारत ही करेगा। देखिए बजरंगबली के वक्त हम हैं, और आपको याद होगा कि एक बार कुछ हम हनी ट्रैप्स पे बात कर रहे थे। मैं कहा जितने भी हनी ट्रैप है इनको रैप करके ट्रैश करना हमें आता। कामदेव के वक्त भी है और बजरंगबली के अखंड वक्त है। ये यहाँ महा माया लोभन परलोभन और काल नेमी नहीं चलते, यहाँ पे सबकी दुकान बंद कर देते हैं हम। और अब इसको दुनिया के पटल पे इस पे मोहर लग चुकी है रोहित भाई। ये बड़ी खबर है, इंडिया बचाएगा दुनिया को, मोदी जी बचाएंगे दुनिया को, ये खबर है। और आपको एक चीज बता दूं, आपको अभी जो पुतिन का ऑब्जेक्टिव क्या था, मैंने आपको आज, आपने पुतिन के टाइम्स कंडीशन देखे रोहित भाई? मैंने आपको शो पे बोला, मैंने कहा पुतिन का ऑब्जेक्टिव 20 से 25% यूक्रेन मिल गया ना उसको, 20 से 25% यूक्रेन मिल गया। कह रहा 1 इंच जगह नहीं छोड़ूंगा, मैंने 1 इंच जगह नहीं छोड़ेगा। पुतिन ने सब में क्या कर लिया, आर्कटिक सर्कल पे, आर्कटिक पे कब्जा कर लिया। पुतिन का ऑब्जेक्टिव आर्कटिक था, ये मैं बहुत पहले आपके शो पे डिक्लेयर कर चुका हूं। पुतिन का ऑब्जेक्टिव आर्कटिक है। देखिए कोई 5-6 घंटे पढ़ के 5 मिनट बोलेगा, ये कोई भी बोल सकता है। 5 घंटे पढ़ के 5 मिनट बोलना बड़ी बात नहीं है। कैन यू प्रेडिक्ट, कैन यू गिव द गेम प्लान, कैन यू गिव द नंबर्स, आर यू विलिंग टू स्ट्रेच योर नेक आउट एंड से समथिंग एंड होल्ड बाय इट? दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट। मैंने बोला था इट इज आर्कटिक, 20 से 25% टेरिटरी लेगा, ये इसका एम्बिशन है। और यहाँ अभी ये रशिया ने रुक के पूरी दुनिया को असमंजस में डाल दिया। मैं तो लड़ाई रोकना चाहता हूँ, मैं तो सीज फायर करना चाहता हूँ, बोलो क्या करोगे? अब ज़ेलेंस्की वहां $47 बिलियन दे रहे हैं, $47 बिलियन पे लात मार के मोदी जी के शरण में आ गया। पावर देखिए, पैसे से भी ताकत है बड़ी, कैरेक्टर की ताकत है, पैसे से भी बड़ी ताकत है छवि की ताकत, पैसे से भी बड़ी ताकत है सनातन की ताकत मेरे भाई। राइट राइट। अच्छा सर, एक चीज और थी कि अमेरिका जो कि अंडर प्रीवियस ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन वो सैंक्शंस पे सैंक्शंस लगा रहा था चाइना पे। एक नई खबर आई कि चाइना पे सैंक्शंस, उम्मीद थी चाइना को या लोगों को उम्मीद थी या ट्रेड वालों को उम्मीद थी कि चाइना के सैंक्शंस ईज हो जाएंगे बाइडेन के जमाने में। वो सैंक्शंस ईज तो नहीं हुए और बढ़े, और साथ में टैरिफ्स भी लग गए, साथ में एक्सपोर्ट कंट्रोल भी लगा, साथ में वीजा लिमिट्स भी लगी। और अब बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन लाया चिप्स फॉर अमेरिका एक्ट। इसका मतलब कि चिप्स, माइक्रोचिप्स, अगर वो अमेरिका में प्रोडक्शन होगा तो उसमें जैसे बोलते हैं डोमेस्टिक प्रोडक्शन को सब्सिडीज मिलेंगी। अब वो ये वॉर एक नए फ्रंट पे पहुंच गई है। इसमें पहली चीज, ये वॉर कहाँ जा रही है, ट्रेड वॉर, इसमें इंडिया का कहाँ फायदा? देखिए रोहित भाई, बहुत बेहतरीन सवाल पूछा आपने। सबसे पहली बात है मेरे भाई कि जितना चाइना डूबेगा, मैं डायरेक्ट बोलता हूँ, छोड़ो पॉलिटिकली करेक्ट नहीं होता, जितना चाइना डूबेगा ये पलड़े हैं। जितना यहाँ वजन बढ़ेगा ये पलटा ऊपर आएगा, जितना ये वल्टा नीचे जाएगा ये वाला पलटा ऊपर आएगा। ये तराजू है। चाइना और हम तराजू के युद्ध में पहुंच चुके हैं।
जितना चाइना डूबेगा उतना हम उभरेंगे, डायरेक्ट बोल रहा हूँ, महादेव की कृपा से दिल खोल के बोल रहा हूँ, माता का आशीर्वाद है, हम पे कोई चीज नहीं रुक सकती। अब जो बाइडेन ने को 2 साल लगे ये समझने में चाइना नेशनल सिक्योरिटी रखते हैं। देखिए नेशनल सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट पे मैं क्यों स्ट्रेस कर रहा था, मैंने कहा ये स्टेटेड पॉलिसी है, नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी डॉक्यूमेंट आ गया, अब जो बाइडेन बदल नहीं सकता। पहले वो 2 साल खेलता रहा, अब उसे लगा इलेक्शन आ रहा है, इलेक्शन में वाट लग जाएगी, उसने बोल दिया चाइना थ्रेट है। अब चाइना का क्या है, चाइना की कमर कहाँ टूटती है, चाइना की कमर टूटती है अगर चाइना का सबसे बड़ा इम्पोर्ट एक्सपोर्ट जो होता है वो इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए चाहिए चिप। जो बाइडेन ने ये एक्ट को लाके, एक तो आपको इंसेंटिव मिलेगा, दूसरा बोला कि जो चिप मैन्युफैक्चरिंग की मशीन है वो आप चाइना में नहीं ले जा सकते, जो 2 बड़े और जो हायर एंड चिप्स हैं जैसे फेशियल रिकॉग्निशन वगैरह होता है वो आप चाइना को नहीं दे सकते। चाहे इस टेक्नोलॉजी को कोप अप करने के लिए चाइना को लगेंगे 10 से 12 साल, पर 12 साल में टेक्नोलॉजी का लाइफ साइकिल होता है, टेक्नोलॉजी लाइफ साइकिल कहीं का कहीं पहुंच जाएगा। तो चाइना का एआई सुपर पावर बनना, चाइना का फेशियल रिकॉग्निशन सुपर पावर बनना, चाइना का टेक्नोलॉजी सुपर पावर बनने का सपना ध्वस्त हो गया। और यहाँ क्या हुआ भारत में, ये जो बाइडेन ने मजबूरी में किया है, सुनिएगा, ये जो बाइडेन ने मजबूरी में किया है, यहाँ भारत में क्या हुआ, हमने सेमीकंडक्टर कारखाने लगाने का इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी किया, सब किया। क्यों किया हमने, क्योंकि हमें पता है कि आने वाला जो टाइम है वो हमारा है। जो चाइना में काम होता था वो धीरे धीरे हम लेंगे, पर यहाँ आईपीआर लोगों का सुरक्षित है, ये डेमोक्रेसी है, ये ऑटोक्रेसी नहीं है। फैक्ट्री 24, फैक्ट्री 48 कोई रिवर्स इंजीनियरिंग की कंपनियां नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे बिजनेस फलेगा फूलेगा और हम वासुदेवन कुटुंबकम वाले लोग हैं। ये सब चीजें जो यहाँ हो रही है, G20 की हमें प्रेसिडेंसी मिल रही है, एससीओ की प्रेसिडेंसी है, शी जिनपिंग को यहाँ आना पड़ेगा, दुनिया के हर लीडर को यहाँ आना पड़ेगा। और वही नहीं रोहित भाई, अब की बार दुनिया के 50 बड़े लीडर पहली बार भारत आएंगे, पहली बार भारत आएंगे। तो ये जो हमारा जो कहते हैं ना फेदर इन कैप, वन मोर फेदर इन कैप, देखिए इसे कहते हैं प्रभु की अनुकंपा। जब दुनिया में ऐसी तैसी होगी, इकोनॉमी की वाट लग गई, मोदी जी ने मन की बात में कहा था, वो एड अ फैंटास्टिक इकोनॉमिक ईयर, वेयर आवर ईयर वाज फुल ऑफ अचीवमेंट्स। ये चीजें हमारे यहाँ हो रही है, ये पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हमारे हो रही है। और सबसे अच्छी चीज क्या है, दुनिया के लीडरों का यहाँ आने का मतलब है दुनिया हमारा लोहा मानता है। ये अब हम कहते हैं, क्लेम नहीं करते, दुनिया हमारा लोहा मानता है। और हम अपने मित्रों को भी साथ ले चल रहे हैं, जैसे हम सिंगापुर को बुला रहे हैं, नॉर्वे को बुला रहे हैं, इजिप्ट को बुला रहे हैं, वो G20 के मेंबर नहीं है पर हमारे मित्र हम उनको बुला रहे हैं। और बात हुई वासुदेवन कुटुंबकम। अल्टीमेटली मैं रोहित भाई, छोटा मुंह बड़ी बात, मैं हमेशा कहता था दुनिया का अगर कोई टॉर्च बेयरर बनेगा, if there is a torch bearer to the humanity of the world or the civilization or this humanity or 8 billion people is going to be Sanatan. ये वासुदेवन कुटुंबकम तो सनातन का ही कॉन्सेप्ट है ना, सर्वे संतु निरामया तमसो मा ज्योतिर्गमय, दीज आर ऑल सनातन के कॉन्सेप्ट्स। अब देखिए जब वर्ल्ड दुश्मन, जब मुश्किल वक्त, कमांडो सख्त वाली बात है, जब वर्ल्ड इस मुश्किल वक्त में पहुंच गया तो सनातन ही काम आ रहा है, महादेव के भक्ति काम आ रहे हैं, शक्ति के संतान ही काम आ रहे हैं। ये देखिए, ये दुनिया को मानना पड़ेगा। आज मैं हमेशा कहता हम एक सभ्यता है जो इकोनॉमी से इकोलॉजी तक सोचते हैं, और ये चीज हमने सिद्ध कर दी है। ये सब चीजें जो हो रही है ये बहुत बढ़िया चीजें हो रही है, और इससे हमारा बिल्कुल फायदा है। जितना चाइना से डिसएंगेजमेंट होगा उतना हमारे साथ एंगेजमेंट बढ़ेगा, बिल्कुल फायदा सर, कोई डाउट नहीं। राइट सर। सर एक फाइनल क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगा कि कोविड की रेस्ट्रिक्शंस चाइना में इस लेवल तक ले आए गए हैं, मतलब इस लेवल तक गिरा दिया गया है कि निमोनिया के रेस्ट्रिक्शन ज्यादा होते हैं, कोविड के कम है। और डेटा अब डेली नहीं आएगा, मंथली आएगा। भाई मंथली डेटा, वो भी कोविड का, मजाक होना रखेगा। एनीवेज उससे ऊपर नहीं, मंथली डेटा कोविड का यूके भी देगा, लेकिन यूके ने ये बोला क्योंकि कोविड के केसेस ही नहीं आ रहे तो हम देंगे, कोविड के केसेस ही खत्म हो चुके हमारे। एक ऐसा कंट्री जिसके पास 1 मिलियन केसेस पर डे आ रहे हैं वो मंथली देगा कि इस महीने में 30 मिलियन आए थे। कितना बढ़िया लगेगा वैसे। सर एक चीज यहाँ पे इन्होंने क्यों, मतलब क्या पापी पेट का सवाल है, भूख इस लेवल पे पहुंच चुकी है, इकोनॉमी बर्बाद हो चुकी है, ऐसी कोई सिचुएशन, क्यों ऐसा किया गया है? और ये कोविड की सच्चाई क्या है? मैंने वीडियो स्टार्टिंग में ही बोला था कि मैं कोविड पे भी बात करूंगा। ये सच्चाई क्या है, कोविड की फिगर्स क्या पोजीशन है? इंडिया में फिगर्स छुपाना तो इम्पॉसिबल होता है, लेकिन उधर तो कुछ ऐसा नहीं। देखिए रोहित भाई, सबसे पहली बात जो मेरा हाइपोथेसिस था, मैंने आपको पहले बोला, मैंने कहा ये कोविड का बहाना इकोनॉमी पे निशाना है। आप देखिए, जब कोविड के पहले तो इन्होंने एकदम रेस्ट्रिक्शंस हटाए, कहीं भी रेस्ट्रिक्शन हटाओगे तो बबल आएगा, ठीक है। दूसरी बात, फिर उन्होंने खबरें लीक कराई, बीजिंग में इतने मर रहे, इतने मर रहे। हमने वीडियो किया था, 29,000 लोग बीजिंग में रोज मरते हैं, क्रिमेटोरियम्स पे लाइन लगना कोई नई बात नहीं है सर्दियों में, ये बात ठीक हुई।
7वें दिन रेस्ट्रिक्शन हटाने के बाद तवांग होता है। 16वें दिन ताइवान में कल इन्होंने 72 जेट्स भेजे। दे हैव सेंट 72 जेट्स टू ताइवान यस्टरडे, इन्फ्रिंजिंग ताइवान एयर स्पेस। मैंने ये भी बोला था नेक्स्ट होगा ताइवान, उसके बाद होगा साउथ चाइना सी। अब आप साउथ चाइना सी में भी कुछ हद तक देखो। और फिर क्या बोल दिया उन्होंने, कहीं ये नहीं बोला कि ये डेथ कोविड से हो रही है। और एक और क्राइटेरिया, अगर आपको निमोनिया से डेथ हो गई तो वो कोविड है, अगर आपको मल्टी ऑर्गन फेलियर से डेथ हो गई वो कोविड, फिर वो कोविड नहीं है। इसके जो शिकार बन रहे हैं वो बन रहे हैं एडल्ट पॉपुलेशन, क्योंकि पहले इन्होंने बोला हमने 300 करोड़ इंजेक्शन लगाए, फिर इन्होंने बोला हमने 20-30% आबादी को इंजेक्शन ही नहीं लगाया, फिर उन्होंने बोला हमारे 2 वैक्सीन है, फिर आप बोला 12 वैक्सीन है, कोई नेजल वैक्सीन भी पता नहीं वो पानी के ड्रॉपर से क्या ड्रॉप्स डाल रहे हैं, उसने वैक्सीन का नाम भी नहीं पता, किसने अप्रूव किया, एफडीए अप्रूव हुआ नहीं हुआ नहीं। आज लोग कहते हैं चाइनीज वैक्सीन की एफिकेसी 15% है, हमारे वैक्सीन की एफिकेसी 85% है, मोस्ट सक्सेसफुल वैक्सीन। इतने अगर फील्ड ट्रायल करा हुआ दुनिया में तो हमारा वैक्सीन है, मेड इन इंडिया वैक्सीन है। आज इतना कामयाब दुनिया में वैक्सीन, और इतने पैसे का कोई वैक्सीन नहीं। हम चाहते तो ट्रिलियंस कमा सकते थे, रोहित भाई पैसा नहीं कमाया हमने, इज्जत कमाई है। क्योंकि धर्म और संकट में, जब धर्म और धर्म संकट में फंसे हो, धर्म से संकट वर्ड को अवॉइड करो, धर्म का पालन करो, वही हमने किया है। अगेन सनातनी हक। आप देखिए ये जितनी चीजें आप देखेंगे, फिर अब क्या होता है, आज कोई रेस्ट्रिक्शन ही नहीं। इससे पहले एक चीज बताऊं, खबर फैलाई गई दिन में 56 मिलियन इन्फेक्शन आ रहे हैं, 60% चाइना इन्फेक्ट हो गया। भाई अगर 56 मिलियन इन्फेक्शन आ रहे हैं तो 1% डेथ रेट लगा लो। क्या इतनी डेथ रेट चाइना में नहीं बढ़ी है? हमारे यहाँ डेथ रेट तो आप समझ सकते हो आधार से लिंक्ड है। अगर वहां 29,000 मर रहे थे तो 56 मिलियन कितने होते, 5 करोड़ 60 लाख, तो करीब 5-6-10 पर डेथ रेट बढ़नी चाहिए दिन में। तो वो जो 29,000 थी 35-38,000 पे होनी चाहिए। डेथ रेट बढ़ी है नहीं बढ़ी है? कोविड से मरे हैं नहीं मरे हैं? और अगर ये सब सच है, 60% चाइना को होगा, दुनिया को डराने की कोशिश की गई, पर अब की बार दुनिया डरी नहीं। भारत को डराने की कोशिश की, भारत डरा नहीं। B7 का सुर्रा छोड़ा गया। B7 रोहित भाई 51 कंट्रियों में पिछले 2 साल से है B7। भारत में 2 साल पहले पाया गया था B7 की कहानी खत्म। और आज की मास्टर स्ट्रोक सुन लो, मास्टर स्ट्रोक। पहले बुड्ढे मर रहे थे, बुड्ढों को मरने दो, बुड्ढे को तो ये मार के बोलते बोलते ये खाते कमाते कुछ नहीं, मरने दो। सभ्यता बता रहा हूँ, चील चमगादड़ खा के ना दिमाग भी भ्रष्ट हो जाता, तमस आ जाता। अब आज क्या बोलते, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं। अगर आपके 56 मिलियन केस दिन में आ रहे हैं, अगर आपका 60% कंट्री इन्फेक्ट हो रही है, जो फर्जी इनका है, जो फर्जी वाड़ा करते हैं ना चाइना के लिए, जो ये रिपोर्टें निकालते हैं, 60% चाइना जानते हो कितना होता है? 60% चाइना होता है 75 मिलियन लोग। 75 मिलियन लोग इफेक्ट हो रहे हैं, 750 मिलियन लोग, 56 मिलियन लोग दिन में हो रहे हैं। यार वहां तो क्रिमेटोरियम कम पड़ जाएंगे, वहां तो मुझे लगता है वहां तो फिर तांडव हो जाएगा। पर वहां ऐसा मौत का तांडव होगा वहां पे, वहां कुछ हुआ नहीं ऐसा। डेथ रेट उतनी है। आप किस चीज पे भरोसा करोगे? कोविड पे भरोसा करोगे, लॉकडाउन पे भरोसा करोगे, फैक्ट्री आउटपुट गिरा, फैक्ट्री नहीं है, किस पे भरोसा करोगे? अगर मैंने आपके सामने पूरी स्टोरी रख दी चाइना की, आप शुरू से अंत तक देखिए, कोई दूसरी एक चीज दूसरे से मिलती नहीं। अब आपने कहा अब रेस्ट्रिक्शन क्यों हटाई? जब दुनिया को पता लग गया पोल पट्टी खुल गई है, इकोनॉमी खत्म हो रही है, अब रेस्ट्रिक्ट बोला कि कोई टेस्टिंग ही नहीं, सब खोलो। और ये भी बोल दिया किसी को इंटरनेशनल ट्रेवल करना है केवल 48 घंटे का नेगेटिव आरटीपीसीआर टेस्ट, और चाहिए नहीं। आरटीपीसीआर टेस्ट क्यों रोक दिए? अब इसलिए रोक दिया, अगर खुले में आरटीपीसीआर टेस्टों में पता लगेगा कोविड है ही नहीं। फॉक्सकॉन में क्या हुआ? फॉक्सकॉन में लोगों ने टेस्ट कराया, कह रहा यार नौकरी है, तनख्वाह है नहीं, खाना है नहीं, पानी है नहीं, वेजेस है नहीं, नौकरी का पता नहीं, तो मैं यहाँ, कोविड मुझे है नहीं तो मैं यहाँ हूं क्यों? मैं यहाँ हूं क्यों? और अब ये पता लग रहा है वैक्सीन फर्जी, वैक्सीन की एफिकेसी फर्जी। अब देखिए हमारे वैक्सीन तो 120 कंट्रियों में लगे ना। अगर हमारी वैक्सीन नकली होती, चलिए हमने नंबर छुपा लिया, 120 कंट्रियों में भी छुपा लेंगे क्या? नहीं छुपाएंगे ना। हमारी डेथ रेट, आपको याद होगा जब डेल्टा था तो हमारी डेथ रेट बढ़ी थी 3-4 हजार पर डे से एवरेज। ये न्यूज़पेपरों ने कवर किया था, क्योंकि आपको देखनी पड़ेगी कंट्री की एवरेज डेथ रेट और इंक्रीज डेथ रेट। अगर डेथ का नंबर ही वही तो बढ़ा कैसे? मैंने इसीलिए लास्ट में बोला, जो पिछले जुम्मे मरा वो नॉर्मल मरा, जो जुम्मे मरा वो कोविड से मरा। और अगर इतनी 1% डेथ रेट भी है तो डेथ कोई मर नहीं रहा क्या? डेथ रेट नॉर्मल क्यों है? मतलब चाइना छोटे फर्जीवाड़ा कर रहा था, ये सोच रहा था अब पहले कोविड के वायरस से, अब कोविड के डर से, जैसे इस्लामिक बॉम्ब और इस्लामिक बॉम्ब के डर से पाकिस्तान दुनिया चलाता, पहले वो बायो टेरर से, अब बायो टेरर के डर से अपनी दुकान चला रहा था। एक और बात देखिएगा, पर चिंता का विषय एक ही है, 2 चीजें। जिन भाइयों बहनों ने हमारे बूस्टर डोज नहीं लिया, बूस्टर डोज लीजिए, प्रिकॉशन लीजिए।
मैं सच बताऊं रोहित भाई, मुझे एक चीज की चिंता है, जो एम्स का डाटा चुराया इन्होंने, वो विद अ पर्पस है। कोई स्पेशल वेरिएंट ना बनाया जाए हो केवल इंडिया के लिए, पर हम जीनोम सीक्वेंसी वॉर फुटिंग पे कर रहे हैं, हम सब कार्रवाइयां कर रहे हैं। 27 से डर की कोई बात नहीं। अभी कल परसों रात को आर्टिकल भी आया था, मैंने ट्वीट किया था रात के 2 बजे आया था, गवर्नमेंट ने और एक्सपोर्ट से रोक के 27 इज नॉट अ थ्रेट। मैं शुरू से कहता रहा 27 इज नॉट अ थ्रेट। अब हमें डरना नहीं है, हमें अपना काम करना, हमें अपने वैक्सीनों पे भरोसा रखना है, हमें अपने डॉक्टर पे, अपने प्रशासन पे, अपने सरकार पे भरोसा रखना, अपने आप पे भरोसा रखना। माता रानी की कृपा से, माता शक्ति के आशीर्वाद से कुछ नहीं होगा। ये जो हमारे दुश्मन हमें भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं, भ्रम भी एक अस्त्र होता है, भ्रम करने वाला अस्त्र, भ्रमित, when you are already terrified, that terrification और भ्रमित करना भी एक टेक्निक है। हमें भ्रमित नहीं होना, हमें सतर्क रहना, किसी भी चीज को साथ। मुझे बताइए, 2 दिन हमारे मीडिया ने चलाया B7, क्या किसी को ये नहीं दिखा 2 साल से एक्टिव है? मगर चाइना ने 4 वीडियो क्या लीक करा दिया, हम उस पर कूद गए। चाइना ने 4 वीडियो, जो मैं आपको तथ्य बताता हूँ, जो रोहित जी मैं आपको फैक्ट्स बताता हूँ, बताइए उनमें से कौन सा गलत है, कौन सा किसी ने चैलेंज किया और गलत नहीं है। मैं लॉजिकली आपको सारा इंटरप्रिटेशन देता हूँ, क्योंकि हम मेहनत करते हैं रोहित भाई। मैं 3-3.5 घंटे कुल सोता हूँ 24 घंटे में से। आप देखिए मैं कितने शो पे करता हूँ। बट आइडिया है भ्रम को तोड़ना, आइडिया है देश को भ्रमित होने से बचाना, आइडिया है भारत माता की सेवा करना। ये लक्ष्य है और कोई लक्ष्य नहीं है, और इसलिए हम करते रहेंगे, चाहे विपदाएं आए, चाहे बाधाएं आए, चाहे तूफान आए, मुसीबत आए, हम रुकने वाले नहीं है। देखिए, ये अब हमारी लाइफ का मिशन है और हम इस मिशन पे चलते रहेंगे। और महादेव की कृपा से, कहते हैं ना, काल भी उसका क्या करे जो हो वक्त महाकाल का। राइट, बिल्कुल सही बोला। चाहे कोई भी हमारे खिलाफ हो जाए, चाहे कितनी बाधाएं आए, हम अपने मिशन में लगे हैं, हम लगे रहेंगे, हम इससे हिलने वाले नहीं। और हमारे खिलाफ बहुत सारे लोग हुए थे, हमारे खिलाफ हमें पहले भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, अब भी हैं। लोग रास्ते में कांटे बोते हैं, लेकिन कांटे बोने से हमें फर्क नहीं पड़ता, हम चलते रहते हैं। थैंक्स अ लॉट सुमित सर, थैंक्स अ लॉट, धन्यवाद। उम्मीद है आपके साथ एक टॉपिक जल्दी करेंगे, और भी बहुत सारी डेवलपमेंट्स आ रही हैं। न्यू ईयर भी आने वाला है, नए साल की पार्टीज भी होंगी, लेकिन पार्टीज में जाने से पहले मैं आप सबको बोल दूं, मैंने भी अपनी थर्ड डोज लगवाई है अभी हाल में। थर्ड डोज जरूर लगवाएं। थर्ड डोज मींस बूस्टर डोज। और बूस्टर डोज लगवाने के बाद आप लोग एक तरीके से काफी हद तक उस कोविड के खतरे से बाहर आ सकते हैं। एम्स का डेटा चोरी इसलिए भी हुआ होगा, जो आज सर ने बोला, इसलिए भी हुआ होगा कि वो हमारे लिए एक स्पेशल वेरिएंट बना सकता है। लेकिन उसको पास एक डेटा तो पहुंच गया कि क्या क्या हमारे यहाँ सिम्टम्स थे और क्या प्रॉब्लम्स आ रही थी, और इंडियंस कितने इम्यून थे इस करंट कोविड वेव से। हो सकता है वो उसको देखते हुए बना रहा हो। प्लीज सबके सब एक जरूर अपनी सारी डोजेस जरूर लगवा लें। थैंक्स अ लॉट एंड जय हिंद। और नए साल के साथ हम आपको फिर मिलेंगे, नए साल से पहले ही मिलेंगे। इनफैक्ट सुमित सर भी अवेलेबल होंगे तो जरूर लाइव लाएंगे। सर थैंक्स अ लॉट, धन्यवाद, जय हिंद सर। और रोहित भाई, सभी दर्शकों को सादर प्रणाम, आभार। आप जुड़ते हैं, आपका प्रेम मिलता है, ये हमारे लिए प्रोत्साहन है। आपका प्रेम से बड़ा कोई प्रोत्साहन नहीं। और आप ऐसे प्रेम देते रहे, और आप भी जुड़ जाइए हमारे साथ हमारी मुहिम में, भारत और भारत माता की सेवा में। हर हर महादेव। हर हर महादेव।